happens time and again with the child in every class. Every teacher wants him or her to finish the said homework on time and explain it and answer the questions based on it. But they are not able to do it because of the problem of sensory processing. At a certain level of age, the children are having a problem which is a genuine problem, and later on it becomes or these are stages. Initially, naturally, मैंने शायद पिछले जून में जब इसी प्रकार निजी तरह से कार्यालय की वहां कीर्ति आजाद का एक आर्टिकल कराया था मिक्स करके बहुत सारी चीजों के साथ, जिसमें यह कहा था कि एक बच्चे के दिमाग में न्यूरॉन होती है नर्व सेल। हमारा जितना भी ग्रे मैटर है दिमाग के अंदर और हमारी जो ये तंत्रिकाएं, नर्व फाइबर्स, ये सारे आप कभी भी देखोगे तो ये सफेद या काला या ग्रे तीन तरह से दिखता है। और ये नर्व फाइबर्स जिन कोशिकाओं से, हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बना है, ये जिन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए थोड़ी बैकग्राउंड बता रहा हूं कि लोग सारे साइंस के नहीं होंगे। उस कोशिका का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा होता है और उनके सिरे जो है वो सॉसर टाइप होते हैं। आप कहेंगे इतनी डीप साइंस क्यों पढ़ा रहा हूं, तो मैं बता दूंगा कि उसका कारण क्या है। ये जो दाने हैं इनको हम जो साइंस वाले हैं वो जानते हैं, इनको मिसिल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, जो काले रंग के बाजरे जैसे होते हैं। इनके कारण अदरवाइज बाकी जो न्यूरॉन है वो सारा सफेद होता है, इनके कारण वो ग्रे दिखाई देता है। सफेद में अगर काले दाने डाल देंगे तो वो ग्रे बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं एक्सोन, और इन सभी को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट एक न्यूरॉन के ऊपर 1000 तक हो सकते हैं, 1001 इस पे। और ऐसी कोशिकाएं जो ब्रेन के अंदर है वो 3 बिलियन के आसपास है। 3 बिलियन कोशिकाएं हैं ऐसी, और हर कोशिका पे 1000 डेंड्राइट है। इसका मतलब यह है कि जो अगली कोशिका है, अब मैं इसका पूरा नहीं बना रहा हूं, ये डेंड्राइट ही है, और ये बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट है जहां पर, जिसको हम साइनेप्स बोलते हैं। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे बाद समझाऊंगा मैं क्या है, और जो कक्षा में इसकी इंप्लीकेशन क्या है इसको जान लेने। यहां पर आपने सुना होगा एसिटाइल कोलिन नाम का पदार्थ सिक्रीट होता है, और आगे ये जो है एसिटाइल कोलिन यहां पर सिक्रीट होता है। ये इसको लेके इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। दिस इज हाउ the electric impulse is passed from one neuron to another to still another। और ये जो आपकी संवेदना जो भी है, खिंचाव है, दर्द है, बर्निंग सेंसेशन है, कोई भी चखना है, सूंघना है, ये सब जो ग्राही तंत्रिकाएं हैं, सेंसरी ऑर्गन है आपके पांचों के ऊपर ग्राही तंत्रिकाएं हैं, वो ग्रहण करती हैं, परसीव करती हैं, वो आपके ब्रेन को जाता है। ब्रेन के अंदर उसकी प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होके जो मोटर ऑर्गन्स हैं जिनसे काम करना है वो काम पे लग जाते हैं, ब्रेन उनको आदेश देता है। आपने देखा होगा कि आप चले आ रहे हैं, आपको अचानक ठोकर लगी तो आपकी ये पोजीशन होती है,
ठोकर पैर में लगी, अंगूठा फूटा, लेकिन ब्रेन ने किसको आदेश दिया है बचाने के लिए? हाथों को, क्योंकि आपके वाइटल ऑर्गन्स जमीन पे ना लगे। हाथ बेशक टूट जाए, पैर बेशक टूट जाए, वो इस हिस्से को बचाने के लिए आपको कह रहा है। यानी ये जरूरी नहीं है कि जहां से ग्राही तंत्रिका ने पेन लिया या चोट ली उसी को कुछ करना है, वो भी कर सकती है और बिल्कुल अलग अंग भी उसकी सहायता के लिए आगे आ सकता है। समझ गए इस बात को? ये तरीका है कि हमारे शरीर में, और ये जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल से, इंपल्स जिसको बोलते हैं, और उसका ये तरीका एक से दूसरे में पास होने का, और ये इसकी गिनती कितनी करोगे इतनी आएगी। बच्चे के दिमाग में आरंभिक वर्षों में ये इतने होते हैं। और मजे की बात यह है कि बच्चा क्या सीखता है वो इसी संख्या पे निर्भर करता है। ये जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा साइनेप्स बनेंगे, यानी उतने ज्यादा कनेक्शंस बनेंगे, और उतने ज्यादा कनेक्शन से उतनी ही ज्यादा अच्छे से और जल्दी चीजें समझ में आती हैं। लेकिन यहां तक की बात में तो ये पता होना चाहिए कि बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आना चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ इसका 10 टाइम्स भी नहीं रहता है, घट जाते हैं, ये झड़ जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। जहां 1000 थे वहां 100 रह जाएंगे। अब सीखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नए कनेक्शंस बनने बहुत मुश्किल है। इसलिए एक उम्र के बाद लोगों की सीखने की कैपेसिटी, छोटा बच्चा जितनी जल्दी साइकिल सीख लेगा, टाइपिंग सीख लेगा, बूढ़ा आदमी नहीं सीख सकता। उसका कारण ही है, अब हमारे पास जिस अवस्था में बच्चे प्रारंभिक वर्षों में आते हैं वो सीख सकते हैं खूब सारे। ये इनका झड़ना, शेडिंग ऑफ द डेंड्राइट्स डिपेंड्स अपॉन experience and exposure. Experience and exposure. Exposure in turn gives experience. बच्चे को कितना एक्सपोजर मिल रहा है उससे उसका अनुभव कितना रिच हो रहा है, क्योंकि एक चीज सीखते ही नया कनेक्शन पैटर्न बन जाता है, जिसको हमारे प्याजे साहब ने स्कीमा भी कहा था। पैटर्न, स्कीम, ठीक है। दिमाग में एक पैटर्न इन कनेक्शंस का नया जुड़ जाता है और वो लगभग परमानेंट होता है। लेकिन अगर बच्चे को एक्सपोजर नहीं मिलेंगे तो ये जिनको, क्योंकि ये एक्सपीरियंस डिपेंडेंट कनेक्शन बने हैं, ये वाले एक्सपीरियंस डिपेंडेंट है, अनुभव आधारित है, अनुभव नहीं होगा ये बेकार हो जाएंगे और हमेशा के लिए बेकार हो जाएंगे। इसलिए आरंभिक वर्षों में एक्सपोजर और एक्सपीरियंस निहायत जरूरी है। लेकिन एक बट मैंने बार बार लगाया, बट आप उनसे उम्मीद ये करें कि जितना एक्सपोजर दे रहे हैं उतनी अच्छे से वो आउटकम भी दे, ये संभव नहीं है। उसका बायोलॉजिकल रीजन जान लीजिए। इनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं, माइलिन परत। ये माइलिन परत जो है ये बिजली के तार को उधेड़ोगे, उसमें तांबे के जो तार निकलेंगे जो हाईली कंडक्टिव है, जिनसे आपको करंट लगता है, उसके ऊपर हम इसलिए चढ़ाते हैं ये परत के करंट का लॉस ना हो और किसी को झटका ना लगे, यानी इंसुलेशन का काम और करंट का लॉस ना हो। करंट का लॉस नहीं होगा तो फास्ट डिलीवरी होगी करंट की यहां से दूसरे एंड पे, लेकिन अगर ये खुला होगा तो डिलीवरी स्लो हो जाएगी, जिसको हम लाइन लॉस बोलते हैं। बिजली विभाग वाले यहां 100 मेगावाट छोड़ा था, एंड पे 100 मेगावाट नहीं जाएगा, इसलिए बीच बीच में ट्रांसफार्मर जो कि बूस्टर का काम करते हैं वो लगाने पड़ते हैं। समझ गए? ट्रांसफार्मर का और कोई काम नहीं होता है, तो ताकि वहां उतनी ही पहुंचे। ये कुछ इसी तरह का अरेंजमेंट है। बच्चे के अंदर माइलिन शीथ जो है पूरी तरह डेवलप नहीं होती, ये वयस्क होने तक बनती रहती है। जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो उसके अंदर ना के बराबर माइलिन शीथ होती है, खुले होते हैं सारे। धीरे धीरे वो जब पैदा होता है तो कुछ माइलिनेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे जैसे मैच्योरिटी पे जाएगा करीब करीब वयस्क होने तक जाके माइलिनेशन पूरा हो जाता है और तब इसका करंट का फ्लो बहुत बढ़िया हो जाता है, यानी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट स्पीड में यहां काम करनी शुरू करेगी। इससे पहले कंप्लीट स्पीड में नहीं करेगी, लोअर देन दैट करेगी। यानी
ये जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिले है, ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल हिच है बच्चे की प्रोसेसिंग करने में, सूचनाएं ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्सपोजर जितने देंगे वो उसकी परमानेंट मेमोरी में चले जाएंगे, डिपेंड्स अपॉन कितने टाइम का एक्सपोजर दिया है, कितनी फ्रीक्वेंटली दिया है, कितनी बार दिया है। दो चीजें हैं, कितना लंबा एक्सपोजर है, हाउ लॉन्ग, एंड हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, क्या एक्सपोजर। इससे क्या होता है, ये मेमोरी जो है दो तरह की, जो हमारी वर्किंग और परमानेंट मेमोरी, दो तरह की मेमोरी होती है। आप इसको यूं समझिए, एक सुराही देखी है, पानी की सुराही, इस सुराही के अंदर दो पोर्शन देख लीजिए। ये पोर्शन, इसमें बहुत स्पीड से पानी डाल के देखा है क्या? सुराही खाली हो और आप बाल्टी से भरना चाहें और पानी को वापस भी फेंकता है। और अगर आप धीरे धीरे डालें तो टाइम लंबा लगेगा, लेकिन ये आराम से भर जाएगी, वापस नहीं फेंकेगी। इस तरह से ये दो पोर्शन समझ लीजिए। वैसे एनालॉजी बता रहा हूं मैं, ऐसे नहीं होता है स्ट्रक्चर कुछ। ये वर्किंग पार्ट है मेमोरी का और ये परमानेंट है। पानी जब इस पे गिर रहा है ज्यादा मात्रा में तो ये वापस फेंक देता है, क्योंकि नीचे हवा है इसमें। पानी धीरे धीरे जाएगा और यहां से धीरे धीरे हवा बाहर भी तो आनी चाहिए। आप जितनी तेजी से पानी डालना चाहेंगे उतनी तेजी से वापस फेंक देगा, इसमें पानी भरेगा नीचे। आप 10 बाल्टी डाल के देख लीजिए, घर जाकर लीजिए। बच्चा भी इसी अवस्था में, आप जितना ज्यादा लोड डालेंगे वो उतना ही बैकफायर करेगा, जिसको हम कॉग्निटिव लोड बोलते हैं। और ये हर शिक्षक को जानना चाहिए, साइंस वाले को नहीं, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप बच्चे को अलग तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता है क्या हो रहा है। जी सर, ये जो माइलिन है, जैसे हमने ये कहा कि भाई बच्चे में जो ग्रेनुल्स या नोसेल्स होते हैं वो ज्यादा डेवलप होते हैं छोटे में, लेकिन जो माइलिन है ये किस एज तक ज्यादा होते हैं, और या इनका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर से ही रिलेशन है? नहीं, ये नेचुरल प्रक्रिया है माइलिन का बनना, उसका एक्सपीरियंस से, एक्सपोजर से कोई लेना देना नहीं है। वो उम्र के साथ बनती है, उसको पूरा टिश्यू ही कवर करना होता है, जो नर्वस टिश्यू, ये उम्र के साथ बनती है अपने आप। ये जल्दी नहीं बन सकती किसी चीज से, ये डिले नहीं हो सकती किसी चीज से। उम्र के साथ साथ ये परत इसके ऊपर बनती चली जाएगी। जैसे एक पेड़ है, छोटा पेड़ है, उसका तना हरा होता है, धीरे धीरे उसके ऊपर मोटी बार्क, छाल बनने शुरू हो जाती है। उसको आप ना फास्ट कर सकते हैं ना स्लो कर सकते हैं, समझ गए? ये वो उस तरह की छाल है नर तंतु के आसपास। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये मतलब इसकी मैक्सिमम ग्रोथ लगभग किस उम्र तक हो जाती है? बताया ना, बेस्ट होने मतलब अंदर रहेंगे, जो आगामी वर्षों में जब उसकी प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी तो वो चल निकलेगा एकदम से। वो कहीं गायब नहीं होते, वो यहां आ जाते हैं परमानेंट मेमोरी के अंदर। अगर वो थोड़े टाइम के होंगे, अगर वो बहुत लोड डाल देंगे तो वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी इतनी सी है, इसमें तो आधा गिलास पानी नहीं रहता, पानी तो मेनली इसमें रहता है। तो जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, एक चीज समझ लीजिए, उनकी मेमोरिंग कैपेसिटी, मेमोराइजिंग कैपेसिटी अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि ये कनेक्शंस जो बने थे, न्यूरल कनेक्शंस, ये अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। इसलिए अगर हम बहुत ज्यादा लोड डाल देंगे उस पर तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसको धीरे धीरे बार बार एक्सपोजर देके परमानेंट मेमोरी में जाने देने का हमें स्पेस देना है। वो यहां चले जाएंगे, अब भी वो आपके सवालों के बेतुके जवाब देगा। आप कहेंगे अब क्या रह गया? अब ये रह गया, माइलिनेशन क्योंकि कम है, सूचनाओं की प्रोसेसिंग। आपका कंप्यूटर हैंग होता है, आपका मोबाइल हैंग होता है जब आप ज्यादा चीजें करते हैं, क्योंकि उसकी भी रैम है, कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी लिमिटेड है। उससे ज्यादा अगर आप उसको लोड दे रहे हैं तो वो क्या करता है, हैंग हो जाता है।
ठीक उसी प्रकार बच्चे का मस्तिष्क भी हैंग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आपको ये डिफिकल्ट टास्क दिया गया तो आपने महसूस किया होगा कि इन्होंने इधर से कहा था कि जी एक लाइन में सोचा हाँ आगे लिख जाओ तो पिछली का फिर लिख जाए के बिना था। क्यों जा रहा था? इसमें से एक हिस्सा भी परमानेंट मेमोरी तक नहीं पहुंचा। समझ रहे हैं? जो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा उसको भूलना आपके लिए असंभव है। आप चाहेंगे तो नहीं भुला सकते। ये मैं बहुत बार कहा करता हूं कि अगर भूलना इतना आसान है तो कल साइकिल चलाना भूल के आइए, अपनी मातृभाषा भूल के आइए, अपना नाम भूल के आइए असल में, तो आप चकित हो जाएंगे कि भूलना तो पॉसिबल ही नहीं है। याद करना आपके लिए पॉसिबल है। इसलिए मैं ये कहा करता हूं, याद करना एक ऐच्छिक क्रिया है, वॉलंटरी, लेकिन भूल जाना इनवॉलंटरी है, अनैच्छिक है। लेकिन बच्चे तो कुछ और कहते हैं, आज करा था जी, आज भूल गया। असल में उनके अंदर प्रॉब्लम 2-3 है। उनकी प्रोसेसर जो है ना उनका, वो अभी स्लो है। सूचनाएं तो खूब सारी आ रही है, मैं थोड़ा भी नहीं चाहो मेरा नहीं इतने पढ़े आ जा, ड्राइंग वाला नहीं चाहो सारे चित्र बन जा, ऐसे सारा और कुछ आओ ईवीएस वाला, इतना लोड हो जाता है और वो प्रोसेसिंग कर नहीं पाता तो बच्चा हैंग हो जाता है। उसके बाद कुछ दिन वो डर से एक का एक बार कर लेगा, दूसरा डर होगा दूसरा, फिर वो पिटने को एक्सेप्ट कर लेगा, फिर वो सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड सो फार एंड विल बी हैपनिंग until or unless we change the strategy, we start understanding the biological reasons also, the psychological reasons also. We'll talk about the psychological reasons also. So ये एक चीज बता रहा था, इससे क्या होता है, ये कॉग्निटिव लोड बढ़ जाएगा। आप सूचना का इनपुट देते रहेंगे, प्रोसेसर पहले ही स्लो है, और सूचनाएं अगले दिन, उससे अगले दिन और सूचनाएं, उससे अगले दिन और पार्ट, उससे अगले दिन और पार्ट, और प्रोसेसर की स्पीड स्लो है, तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। अंत में वो मानसिक संतुलन बड़े आराम से खो सकता है। और यही हो रहा है आजकल इंटेलिजेंट लोगों के साथ भी, जिनको सो कॉल्ड इंटेलिजेंस है। वो दबाव में ज्यादा लोड ले लेते हैं। ये ठीक उसी तरह होता है जो वेट लिफ्टर हैं, कई बार जरूरत से ज्यादा लोड उठाते हैं, उनके कान की और नाक की नसें फट जाती हैं और इमीडिएटली डेथ होती है। कि वीडियो खूब सारी देख रखी है। जरूरत से ज्यादा लोड नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं करेगा। आप बेशक क्लास में कुछ ना करते, अपने बच्चों के लिए सतर्क हो जाइए। आप जिस तरह अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, अपने घर के बच्चों को, पढ़ लेना अभी तू पढ़ लेना, अभी तू पढ़ ले, बैठा है लेकिन वो फ्रीज हुआ बैठा, उसको कुछ नहीं पता। कई बार बच्चे उल्टी किताब लेके बैठे मिलते हैं, उसको ये भी सेंस नहीं रहती किताब सीधी है कि उल्टी। और हम क्या कहते हैं, मक्कार है ये। अब दूसरा इल्जाम आता है उसके ऊपर कि मक्कार है, झूठा है, तू पढ़ तो रहा है नहीं। वो ये बता नहीं पाता कि मैं पढ़ूं कैसे, मैं तो फ्रीज हुआ बैठा हूं, मेरे कुछ भी नहीं। साइकोलॉजी के अंदर जो डर है उससे 2 तरह के रिस्पॉन्स सुने हुए हैं, फ्रीज एंड फ्लाइट। यही बच्चे के साथ होता है, या तो वो कुंद हो जाएगा, उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, या वो स्कूल से फ्लाइट ले जाएगा, उड़ जाएगा, फिर कभी नहीं मिलेगा। इस कॉग्निटिव लोड को घटाने की आवश्यकता है और ये जिम्मेदारी टीचर्स की है। घर में जब बच्चा इस तरह से ओवरलोडेड हो जाए तो क्या करें, माँ बाप या क्लास में टीचर क्या करें, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा सूचनाओं को ग्रहण कर रहा है, वो किसी अपने से ज्यादा समझदार व्यक्ति से, ज्यादा जानकारियों वाले व्यक्ति से कर रहा है, कंप्यूटर से कर रहा है, मोबाइल से कर रहा है, ऑडियो से कर रहा है, चख के किसी भी प्रकार से सूचनाएं प्राप्त कर रहा है, तो दे एड अपॉन दिस लोड। तो अगर इस बात को समझ लिया तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर हम चाहते हैं कि वो बच्चा एक प्रकार के लोड को ले, ज्यादा लोड ना हो, तो आपको ठीक उसी तरह करना पड़ेगा जो भी ऑनलाइन शिक्षण में सीखा। वीडियो का और फोटो का साइज बड़ा होता है तो वो अपलोड नहीं होती है, टाइम लगाती है। जैसे ही उसका साइज रिड्यूस कर देते हैं आप, या कलर फेड कर देते हैं, वो चढ़ जाती है। आपने क्या किया असल में, लोड कम, साइज कम करके लोड घटा दिया और अपलोड हो गया। बच्चे के दिमाग में कुछ अपलोड करना चाहते हैं तो अनडिजायरेबल लोड्स को घटाना पड़ेगा। अनडिजायरेबल, अब ये आपको तय करना पड़ेगा कि अनडिजायरेबल क्या है।
अनडिजायरेबल कॉग्निटिव लोड है, उसकी लोड शेडिंग आपको करनी है। दो चीजें हो सकती हैं, लोड हो गया है तो लोड शेडिंग होगी, अदरवाइज अपलोडिंग से पहले लोड को रिड्यूस किया जाएगा। दोनों अलग बात है। एक तो गाड़ी में आपने गन्ना लाद दिया और आपका बैल बैठ गया, उसके बाद पूरी वापस उतारी है तो लोड शेडिंग है। जब उसका प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ लिया और आपको पता लगा कि ओवरलोडेड हो गया, उससे पहले आपको पता ही नहीं था, और तब आप उसका वो उतारे, या ट्रक की कमानी फ्लैट हो जाती है कुछ भी, तब आपको पता लगता है वो ये ज्यादा होगा, उससे पहले आप सोच रहे इतना तो चल जाएगा। इसको तो लोड शेडिंग कहते हैं, जो ऑलरेडी ओवरलोडेड चीज है। आपको अपलोड जब कर रहे हैं उस टाइम अगर आपको ये पता हो कि इसकी कैपेसिटी इतनी है, इससे थोड़ा नीचे रखेंगे तो मेमोरी स्पेस, फ्री स्पेस बचेगा जिसको बच्चा यूटिलाइज कर सकता है, प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो उसमें आपको अपलोडिंग से पहले लोड को कम करना आना चाहिए। ये दो चीजें सीख जाए तो आपके बच्चे भी ज्यादा फास्ट पढ़ने लगेंगे और आपके स्टूडेंट भी ज्यादा फास्ट पढ़ने लगेंगे। इससे पहले मैंने एक चीज यहां लिखी थी। एक सवाल है सर, ये ओवरलोड हम बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, घटाने पर तो काम कर ही नहीं रहे। ये फैक्ट है और मैं आइडियल बता रहा हूं। इसको देखिए, ये आपके साथ हुआ था सुबह आते, जो ये टेक्स्ट मैंने आपको दिया था, ये बच्चे के साथ। इन टर्मिनोलॉजीज को लिख लीजिए, आप लिखना चाहे तो मैं बता रहा हूं मैंने क्या लिख रखा है। सर इसका मेजरमेंट तो आसान है, जो उसको कैसे जानेंगे कि बच्चा इतना ही लोड ले सकता है? क्योंकि जब तक नहीं पता होगा तो आप लोड शेडिंग की ट्राई। ये तो पता चल जाता है बच्चे। चलिए, E stands for expectancy, I stands for instrumentality, V stands for valence, this E stands for efforts, this P stands for performance, this O stands for outcome, again P is performance, again O is outcome, and R here is reward. कैसे काम करता है ये और इसके कक्षा कक्ष में इंप्लीकेशंस क्या है, एक बार लिख लीजिए। एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, वैलेंस, तीन चीजें लिखी हैं। एक्सपेक्टेंसी के सामने मैंने लिखा है E to P, efforts to performance। इंस्ट्रूमेंटैलिटी के सामने लिखा है परफॉर्मेंस टू आउटकम, एंड वैलेंस के सामने लिखा है आउटकम टू रिवार्ड। इसके मतलब समझते हैं ये क्या चीज है। एक्सपेक्ट करना क्या होता है? अपेक्षा। तो एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाएगी? अपेक्षित। ये जो अपेक्षा है, ये अपेक्षा किस चीज की होती है? आउटकम की। इसको जैसे बोलूं वैसे लिखते रहिए, यहां बोर्ड पे इतना लिखना मिले। अपेक्षा किस चीज की है? नतीजे की। आउटकम क्या है? नतीजा। यहां पे एक आदमी है जो लर्नर है, वो लर्न क्यों करे? किसी नतीजे को पाने के लिए। कोई भी चीज बिना नतीजे को दिमाग में रखे या उसकी चाहत के बिना कोई लर्नर लर्निंग नहीं कर सकता है। आप कुछ भी लर्न करके दिखाइए जिसमें कुछ भी अपेक्षित ना हो आपसे, आपके अपने आप से कोई आपको अपेक्षा ना हो, ऐसी दुनिया में कोई लर्निंग पॉसिबल नहीं। ये गीता के श्लोक के विपरीत है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। मैं ये कह रहा हूं ठीक विपरीत। फल की इच्छा के बिना कर्म की यात्रा ही शुरू नहीं होती, क्योंकि कर्म जो है उसकी यात्रा ही ये है। फल की इच्छा या फल प्राप्त होते ही यात्रा खत्म हो जाती है हमेशा के लिए। फिर से कोई और फल इच्छित होगा तो कर्म चालू होगा, अन्यथा आप कोई कर्म नहीं कर सकते।
कर सकते कह रहा हूं, करते नहीं कह रहा हूं। आपके दिमाग में कोई इच्छित फल न हो तो आप कोई कर्म कर ही नहीं सकते। कोई सोचिएगा फिर मुझे बताइएगा। इस चैलेंज के विरुद्ध वापस आ रहा हूं। ये लर्नर है आपका स्टूडेंट। आपका स्टूडेंट कुछ भी क्लास में तब करेगा जब उसको किसी नतीजे, किसी, हो सकता है कि वो इमीडिएट हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म हो। छोटे बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि बार बार आपने पढ़ा है कि बच्चे बहुत धीरे धीरे अमूर्तता की तरफ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्टिज्म की तरफ बहुत धीरे धीरे जाते हैं। बड़े होने के बाद भी काफी समय लगता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? जो बहुत दूर है नजर से, यानी उनका रिमोट फ्यूचर, उनको कुछ नहीं समझ में आता पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास के बच्चे को। हालांकि वो अंकल आंटी के सामने फटाफट तोते की तरह बोलता है, क्या बनोगे बेटा? डॉक्टर। क्या बनोगे? इंजीनियर। तू क्या बनेगा? पायलट। उनको नहीं पता कि पायलट बनना क्या है, पायलट के कार्य क्या है, और पायलट बनने की प्रक्रिया कितनी लंबी है और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अगर ये सब समझ में हो तो वो आदमी ठीक कह रहा है कि वो ये बनना चाहता है। ये आपको 9वीं से 12वीं के बीच में धीरे धीरे समझ आने लगता है। 12वीं पे आपको लगभग क्लियर सी पिक्चर होती है, लगभग, पूरी क्लियर वहां भी नहीं होती है। आप कॉलेज करते कर कई लोगों तो और भी हो जाए, कई तो पूरी जिंदगी लिख नहीं ना मेरा होता मन क्या करना। तो बच्चे को तो बिल्कुल नहीं पता है कि उसका जो आउटकम है, लॉन्ग टर्म आउटकम, इस पहाड़े 29 के मुश्किल पहाड़े को याद करने से वो इंजीनियर कैसे बनेगा उसको कोई आइडिया नहीं। उसके लिए आउटकम क्या है? वो प्रताड़ना से बच जाएगा, इसलिए याद करेगा। बिल्कुल क्लोज जो रखे हैं वो दिख रहे हैं उसको, ठीक है। जब उससे बच जाएगा तो वही उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। क्या है वो उसका रिवार्ड है। इस आउटकम से उसको नेचुरली कोई रिवार्ड मिलेगा अगर इस तक पहुंच गया तो। लेकिन इस तक नहीं पहुंचा तो रिवार्ड के बजाय उसको क्या मिलेगी? पनिशमेंट। वो पनिशमेंट जरूरी नहीं है कि शारीरिक हो, वो मानसिक भी हो सकती है कि वो बच्चे सारे उस पर हंसेंगे कि ही कुड नॉट परफॉर्म। वो पनिशमेंट है। दो चीजें हैं यहां पे। एक तो है पोटेंशियल। लिखिए पोटेंशियल। दो स्थिति हो सकती है यहां पहुंचने या ना पहुंचने की जिम्मेदार। आउटकम जो शॉर्ट आउटकम है उस तक पहुंचने के लिए दो चीजें जिम्मेदार हैं। एक बच्चे की क्षमता, एक बच्चे के प्रयास। एक क्षमता, एक प्रयास। किसी के लिए भी, बच्चे के नहीं, अडल्ट के लिए भी आउटकम तक पहुंचने के लिए दो चीजें जिम्मेदार हैं। ये कम ज्यादा होंगी तो इससे आउटकम तक पहुंचने में उनको प्रभावित करेंगी, नेगेटिवली या पॉजिटिवली। बट सर, जैसे हम साइंस में और साइकोलॉजी की अगर बात करते हैं तो वो तो ये कहते हैं कि हर बच्चा पोटेंशियल सब में बराबर होता है, वो हम उसे निकालते नहीं है। तो फिर ये कैसे इफेक्ट करेगा? तो ठीक है, हाउस के ऊपर छोड़ते हैं इस सवाल को। क्या आपको लगता है कि हर इंडिविजुअल बराबर होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। घास के दो पत्ते ही बराबर नहीं होते, इंडिविजुअल कैसे होगा? तो फिर ये रेटोरिक है। ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में। कोई दो व्यक्ति पोटेंशियल में एक समान कभी नहीं होते। जो बराबर कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, यदि स्वस्थ मन का, स्वस्थ मस्तिष्क वाला बच्चा है जो रिटार्डेड नहीं है, वो सारे बच्चे सामान्य चीजों में बराबर होते हैं। सामान्य जो क्षमताएं हैं, सामान्य का मतलब हर बच्चा चल सकता है अगर उसके लिम्ब में डिफेक्ट नहीं है। लेकिन ये नहीं कहा किसी ने कि ये आगे जाके मिल्खा बनेगा और ये जो है वो ढीला चलेगा। मैं कह रहा हूं कि एक होता है मिनिमा और एक होता है मैक्सिमा। एजुकेशन के अरेना में व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कैपेसिटी of the child to perform certain journal action, I repeat, बच्चे की कोई सामान्य क्रिया करने की क्षमता, at that
time we are always talking about the minimum level. Minimum level. कम से कम इतना तो we can never, मतलब we never talk नहीं कह रहा, we can never talk about the maximum because we don't know वो कितनी हाइट तक जा सकता है, क्या क्या कर सकता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाएंगी। तो जब मैंने एक आर्टिकल लिखा था 1.5 साल पहले कि MLL की बात क्यों करता है विभाग, एक आदमी ने किसी ने कह दिया बोले जी बात मिनिमम की करे मैक्सिमम की तो बात ना करते। मैंने कहा इस पर सोचने की जरूरत है, मुझे 3-4 दिन माथा पच्ची करके वो आर्टिकल लिखना पड़ा। कॉम्पिटेंसी और मिनिमम लर्निंग लेवल उसी में है, वो PDT के मॉड्यूल में भी आया है। मिनिमम की ही बात कर सकते हैं, मैक्सिमम की बात नहीं कर सकते। बच्चे को जब आप तैरने ले जाते हैं तो आपको ये है कि वो फ्लोट करना शुरू कर दे, ना कि बटरफ्लाई स्ट्रोक भी मारना शुरू कर दे और बैक भी कर दे। तैरना आना मतलब है फ्लोट करना, डूबना नहीं। तो ये क्या है, तैरने की मिनिमम कंडीशन है, टू फ्लोट ओवर द वाटर। मैक्सिमम आप कह ही नहीं सकते कि इसको मैक्सिमम सिखाएंगे। मैक्सिमम कितना होता है किसी चीज का, डू वी नो? ठीक है, इन मिनिमम चीजों के लिए और इन मिनिमम पोटेंशियल्स के द्वारा जनरल सामान्य जो हम उनकी उम्र के तुल्य जो चीजें मानते हैं उनको करने के लिए सभी बच्चे कमोबेश बराबर ही होते हैं। इसका ओवर सिंप्लीफिकेशन करके हम ये कहते हैं कि सारे बच्चे बराबर होते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। ठीक है, इसके पीछे मैंने कहा जब नतीजा प्राप्त करना है तो आपकी 2 चीजें देखी जाएंगी, आपकी क्षमता कितनी है। और मैं यहां बायोलॉजिकली सिद्ध कर सकता हूं कि मैं गोताखोर होता तो मैं गोता उतना लंबा लगा सकता जितनी मेरी लंग कैपेसिटी होती। लंग कैपेसिटी क्या होती है, आप कितनी हवा उसमें भर सकते हैं, कितनी मैक्सिमम हवा भर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा भर लेंगे उतने लंबे समय तक आप पानी के नीचे रह सकते हैं। तो फिर आप ये बता सकते हैं कि हर बच्चे की लंग कैपेसिटी बराबर होगी? यही बात कह रहा हूं। उसकी क्षमता प्राकृतिक रूप से जो है उसको कुछ हुनर सिखाए जा सकते हैं उसी क्षमता में। कुछ और हुनर में बहुत आगे निकल सकता है, लेकिन जो प्राकृतिक तौर से उसकी क्षमता है उसको आप लंग कैपेसिटी को तो नहीं बढ़ा सकते। आप उसको कितना ही पीट लीजिए, कितने बढ़िया ट्रेनर दे दीजिए, उसकी फेफड़े में जितनी आवाज आ रही है वो उसके हिसाब से गोता लगाएगा, आपके हिसाब से नहीं लगाएगा। तो पोटेंशियल। और दूसरी चीज है हाउ मच एफर्ट्स अ लर्नर पुट्स इनटू टू रीच टू द आउटकम, वो कितने प्रयास करता है। अगर बच्चे के अंदर पोटेंशियल नहीं है और फेल्योर होता है आउटकम तक पहुंचने में, तो ही फील्स अशेम्ड, उसको शर्म आती है अपने ऊपर। लेकिन अगर उसके अंदर क्षमता थी और उसने प्रयास नहीं किए, बहुत सारे बच्चे आपके पास 10वीं के रिजल्ट के बाद आते हैं, जी ना मैं ना पिताजी कर सकूं था जी। जब टीचर उसको कहता है तू कर सकता था, मेरे को पता था, तो उसके अंदर गिल्ट आता है, अपराध बोध। शर्म आना और अपराध बोध दोनों अलग अलग है। अपराध बोध से मुक्ति बहुत मुश्किल है, शर्म से मुक्ति बहुत आसान है। जैसे ही आप ये कहेंगे तेरी गलती नहीं है, तेरी क्षमता इतनी थी, औरों से कंपेयर मत कर, तो शर्म से तुरंत मुक्त हो जाएगा। लेकिन अपराध बोध जो है मार डालता है। ठीक है, वापस लौट रहे हैं। ये 2 चीजें प्रभावित कर रही है किसको, इसको। अब मैं इनमें से इस चीज को ले रहा हूं क्योंकि इसको बदलना हमारे बस की बात नहीं है, ये प्राकृतिक है। तो हम पोटेंशियल की बात ही क्यों करें? टीचर पोटेंशियल नहीं बढ़ा सकता भाई, उन नेचुरल पोटेंशियल्स की बात कर रहा हूं, नेचुरल पोटेंशियल्स की, वो टीचर नहीं बढ़ा सकता। हाँ, टीचर कॉम्पिटेंसी बढ़ा सकता है, वो अलग विषय है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। टीचर कॉम्पिटेंसी बढ़ा सकता है लेकिन नेचुरल पोटेंशियल नहीं बढ़ा सकता किसी बच्चे की। तो टीचर किस पे काम करे, स्टूडेंट किस पे काम करे, एफर्ट पे काम करे। और ये जरूरी क्यों है? इट ब्रिंग्स गिल्ट, जिससे मुक्ति नहीं। तो लर्नर को
इस चीज के लिए मोटिवेट किया जाए। बहुत सारे लोगों से मैंने एक सवाल पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? साइकोलॉजी के अंदर वाइगोट्स्की साहब ने इसके बारे में इनडायरेक्टली लिखा है, इनडायरेक्टली लिखा है, आपको मैंने बता भी रखा है पहले। जब ZPD की बात करते हैं वो, एक होती है ZAD, एक होती है ZPD। आपको रिवीजन हो जाएगा, नए लोग इसको थोड़ा समझ लेंगे। जो साइकोलॉजी के हैं, जिन्होंने इनको पढ़ा है, उनको पता ही। ये है और ये है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और कुछ साइकोलॉजिस्ट की माने तो वो कहते हैं इट इज और मोर बिगर देन दैट। हम असल, मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था पीडीटी की वर्कशॉप में, जितेंद्र पॉल थे वहां पे। मैंने राजेश को खड़ा किया था कि तुम सभी को कहा था, सब अपने अपनी कॉपी पे लिखे कितना वजन उठा सकते हैं। सबने लिख दिया। राजेश ने लिखा 50 किलो, हालांकि उसका वेट तो 50 किलो कोनी पर, फिर भी मान लिया। मैंने उसको ये पूछा कि रात को आप बाइक पे जा रहे हैं अपने पिता के साथ, उनके पिता को मैंने देखा है, काफी लंबे तगड़े, और एक्सीडेंट हो जाता है, आप ठीक हैं, उनको चोट लगी और वो बेहोश, दूर दूर तक मदद नहीं मिलती है, क्या करेंगे? लजी कांधे उठा ले जाएगा, पक्का ला, हाँ पक्का बोला, हाँ। मैं कहा उनका वजन बता कितना? 80 किलो। तेरी तो मैक्सिमम कैपेसिटी 50 किलो थी। हमें क्राइसिस में, खासकर क्राइसिस में, या किसी अच्छे मार्गदर्शन के द्वारा ये पता लगता है कि हमारी कैपेसिटी क्या थी। हम पूरी जिंदगी अपनी कैपेसिटी इतनी मान के बैठे रहते हैं विकास करने की, लेकिन होती इतनी सारी है, इसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। यहां शिक्षक का काम शुरू होता है। बच्चा इतने के अंदर तो बच्चा खुद ही कर लेगा, उसको जरूरत नहीं है किसी की। यहां से यहां ले जाने के लिए वी नीड स्कैफोल्डिंग, सपोर्ट, गाइडेंस। जहां बच्चा खुद से करके रुक गया है और आपके ऑब्जर्वेशन में इससे आगे खुद नहीं कर पा रहा है, देयर यू नीड टू प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, जब लेंटर डालना है नीचे, वो जो क्या कर रहा है, शटरिंग, उसको स्कैफोल्ड अंग्रेजी में बोलते हैं। कुछ दिन के बाद आप उसको हटा लेते हैं। एक टाइम था जब आपने स्कैफोल्ड दिया था, जब वो टपक रहा था, एक रोड़ी भी खुद से नहीं रुक पा रही थी। एक टाइम है कि आपको बुलडोजर से तोड़ना पड़ेगा, इतना सख्त है। यही बच्चे का, बच्चे को अगर पॉजिटिवली, अच्छे और टाइमली स्कैफोल्डिंग मिलती है तो वो अपनी डेवलपमेंट इतनी करेगा और वो पुख्ता डेवलपमेंट होगी, और उसके बाद आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं रहेगी, किसी की जरूरत नहीं। ये टीचर को देखना चाहिए कि उसका एक्चुअल डेवलपमेंट का जोन कौन सा है और उसका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जोन, और ये हम सहज वृत्ति से जान लेते हैं, इसके लिए टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। आप अपने बच्चे को जब ये कह रहे होते हैं, मुझे पता है तू इतना कर सकता था, तो आप उसकी बात कर रहे हैं कि तेरी ZPD पता है मुझे, लेकिन तू अभी यहीं अटका हुआ। वापस लौटते हैं इसके ऊपर। ये आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो एक साहब थे, 1964 में ये थ्योरी आई थी उनकी, विक्टर ब्रूम। यहां सिर्फ हम जो हमारे एजुकेशन में ये एक्चुअली जो है, ये बिजनेस मॉडल दिया था उसने, बिजनेस डेवलपमेंट मॉडल था उसका इनिशियली, उसका एजुकेशन इंप्लीकेशंस बहुत बाद में लोगों ने ढूंढे। उसके पास बिजनेस हाउसेज ने कहा था कि हमारे एम्प्लॉइज की आउटकम जो है वो आ नहीं रही है, तब उसने ये काम किया था, इसकी पूरी टीम ने मिलकर साइकोलॉजिकल टेस्ट और बहुत बड़े सैंपल थे उन्होंने ये थ्योरी ये कह रही है, 3 चीजें हैं जो आपके आउटकम, जो शॉर्ट आउटकम है, जो आपके टारगेट है, उनको प्राप्त करने में आपकी मदद करती है। क्या क्या है? आपके लर्नर की या वर्कर की, अगर बिजनेस में है तो वर्कर की, अगर क्लास में है तो लर्नर की।
लर्नर की अपेक्षाएं क्या हैं। नहीं है तो आपने उसकी अपेक्षाएं कितनी बढ़ाई है। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटैलिटी, द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, it is affected by the expectancy, and these two are affected by the third thing, valence, the affection for the sought outcome or the reward. आप कितने लालायित हैं उसके लिए, आपके लिए वो कितना कितना चाहते हैं। अगर मैं शिक्षक हूं, रोटी रोजी के लिए मैं बंधा हूं विभाग से, मुझे कोई ये कहे कि रोटी रोजी चलती रहेगी, इतना ही मिलता रहेगा, तू क्या करना चाहेगा, तू दौड़ के कहूंगा मैं राइटिंग करना चाहता हूं या मैं लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग, मैं टीचिंग या ऑफिस बेरर नहीं बनना चाहता। ये क्या है, मेरी एफिनिटी है उस काम के प्रति, यानी मेरा पैशन कुछ और है। वो ये कहते हैं कि अगर आप लोगों के पैशन के हिसाब से काम दें तो चीजें ज्यादा नतीजे देंगी वही लोग। तो 3 चीजें आपको क्लास में देखनी चाहिए, उसका उस विषय विशेष से या उन चीजों से मिलने वाले फाइनल आउटकम से कितना लगाव है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको बार बार पूछते हैं, फोन करके पूछते हैं, और उनके कंसर्न क्या होते हैं, मेरी मेरिट आ जाएगी ना, हाँ बेटा और कर ले, तेरी पक्का है। उसकी बहुत लगाव है, उसको बहुत चाहत है कि मेरी मेरिट आ जाए। वो इसलिए बिना कहे खूब प्रयास कर रहा है। किस बच्चे को कितनी चाहत है उस चीज को पाने की, इस पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से काम करेगा। क्योंकि जो फाइनल रिवार्ड मिलना है उसको मेरिट से जो अखबार में नाम आना है। हिमाचल में एक लड़की 10th क्लास में स्टेट टॉपर थी और वहां के डीसी ने उसको एक दिन के लिए अपनी कुर्सी पे बिठाया। ये न्यूज सुनी होगी आपने, वीडियो आई थी और वो उसके चपरासी की बेटी थी, डीसी की। ये खास बात थी। उस लड़की ने छोटी सी थी, जब पापा के साथ आती थी और वो देखती थी कि क्या क्या बात है, क्या शान है इस आदमी की, अंदर घुसते भी डरते हैं लोग, झुकते भी हैं। उसके मन में एक ही चीज थी, मैं इस कुर्सी पे बैठूं। उसको नहीं पता था आईएएस बनना क्या होता है, डीसी लगना क्या होता है। जब उसने अपने टीचर्स को ऐसा कहा कि मैं तो उस कुर्सी पे बैठना चाहती हूँ, बोला बेटा फिर तो पढ़ना पड़ेगा। तो बोला जी कोई दिक्कत नहीं, पर इसके लिए पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ लूंगी। वो इतनी पढ़ गई कि चपरासी की बेटी ने स्टेट टॉप कर दिया। और जब उसका अखबार में इंटरव्यू आया तो उसने कहा कि मेरे लिए एक ही लक्ष्य, एक ही मोटिवेशन था कि मैं वहां बैठूं। तो लोगों ने कहा फिर तो आप आईएएस करेंगे, कि आईएएस करना पड़ा, तो फिर आईएएस करूंगी उसके लिए। जब ये डीसी के पास खबर गई तो उसने मीडिया को बुला के ये कहा कि उस लड़की को मैं एक दिन के लिए अभी इसी कुर्सी पे बिठाऊंगा ताकि उसका मोटिवेशन और बढ़ पाए। तो उसके लिए ये रिजल्ट जो आया, स्टेट टॉप किया, ये क्या था, आउटकम। कुर्सी पे बैठना उसके लिए रिवार्ड है, और उसके लिए उसकी एफिनिटी, उसकी वैलेंस कितनी जबरदस्त थी। इसने क्या किया, उसके ये बढ़ा दिए। क्या बढ़ा दिए, एफर्ट्स बढ़ा दिए। एफिनिटी ने, एफर्ट्स बढ़ेंगे तो क्या बढ़ जाएगी, एफर्ट्स बढ़ते ही बढ़ जाएगी, प्रयास बढ़ते ही परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। परफॉर्मेंस जो है अच्छी होगी, जितनी बढ़ेगी इट विल लीड टू द मोर एंड मोर पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग टू द फाइनल आउटकम। और आउटकम मिलते ही उसको उस रिवार्ड मिलने के चांसेस एकदम से ज्यादा हो जाएंगे। तो पहले तो बच्चे का ये पता करना कि वो किस रिवार्ड की खोज में है। अगर वो बच्चा खुद से कह रहा है मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप उसकी इसी चीज को, अगर वो जेन्युइन है, किसी ने रटाई नहीं है, तो आप उसको अभी से गाइड करें, बेटे बायोलॉजी पे बहुत ध्यान दिया कर, हालांकि +2 तक तेरे को फिजिक्स भी करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी करनी पड़ेगी। तो उस बच्चे के लिए हमेशा आसानी रहेगी कि वो अपने एफर्ट्स किस में लगाएगा, साइंसेस में लगा देगा ज्यादा।
अगर जेन्युइनली आपको ये पता है कि उसके लिए रिवार्डिंग क्या है, हो सकता है कि उसकी मां कैंसर से मरी हो, वो बचपन से ये चाहता हो मैं कैंसर का इलाज करने के लिए एक फ्री अस्पताल खोलूंगा, क्योंकि मेरी मां के पास पैसे नहीं थे वो इलाज। अब डॉक्टर बनना उसका रिवार्ड नहीं, उसके लिए उसका अस्पताल बन जाए। अगर वो अस्पताल बिना डॉक्टर बने बना सकता है तो वो अस्पताल बनाना चाहेगा, वो सारी चीज छोड़ देगा पढ़ाई में, क्योंकि रिवार्ड उसके लिए मेरिट लाना नहीं है, रिवार्ड उसके लिए पीएमटी क्रैक करना भी नहीं है, रिवार्ड उसके लिए डॉक्टर बन जाना भी नहीं है, डॉक्टर बन के पैसे कमाना भी नहीं है। ये सब मीन्स हैं। ये मीन्स जब तक वो अचीव नहीं कर लेगा, इन तक नहीं पहुंचेगा, उसको उसका रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो क्या है वो जो रिवार्डिंग है उस बच्चे के लिए, उस इंडिविजुअली उसके लिए, उसके माँ बाप के लिए नहीं, उसके टीचर के लिए नहीं, इंडिविजुअल के लिए रिवार्डिंग क्या है। और ये बहुत मुश्किल होता है 8वीं तक पहुंचने वाले, 8वीं तक के बच्चों के बारे में सही जानना, क्योंकि वो बच्चे आधे तो कंडीशनड होते हैं, आधे जो है वो प्रवचनों के मारे होते हैं, आधे दबाव के मारे, उनको पता नहीं होता एक्चुअल में। लेकिन उसके बाद जब उसको पता चलता है तो भी काफी टाइम है। मैं तो ये कहता हूं 8वीं तक का बच्चा अगर नॉर्मल लिटरेसी और न्यूमरेसी सीख लेता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ले उस वक्त तक उसको एक्सपोजर इतने देते रहो, जो हमने शुरू में बात की थी कि उसके न्यूरल कनेक्शंस खूब सारे रिच हो जाएं और उसकी परमानेंट मेमोरी में चले जाएं। जैसे उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ेगी, आप सब में से किसी की लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि वो शुरू में 10वीं तक, कॉलेज तक बहुत डल रहा और एकदम से उसने टॉप कर दिया। मैं 10वीं तक टॉपर्स में था, 10वीं के बाद कॉलेज की हवा लगी, फिर सारी चीजें वो होने लगी जो शिक्षा से विमुख करती है। और मैं 80% जब 10वीं में चला था, 73%, 73 से नीचे आते 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 मैं 50.5 पे बीएससी पास कर पाया, और उसमें भी थोड़ी बहुत मदद की जरूरत पड़ी है। एमएससी में गया, उस टाइम तक पूरी तरह ठेकेदारों जैसा दिमाग हो चुका था, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, हालांकि बीएससी थे साइंस से। कर्म फूट गया, 95 में ही यूनिवर्सिटियों ने रिटन एग्जाम कर दिया। रिटन एग्जाम क्लियर तो वो करे जो पढ़ रहा हो। थोड़ा सा तो उस टाइम बुरा लगा, लेकिन उस बुरे लगने से 2-3 महीने एंट्रेंस के लिए बहुत मेहनत करी, पागलपन की हद तक, और एंट्रेंस क्लियर हो गया। एंट्रेंस क्लियर होने के बाद एक बार व्हेन यू आर इन एंड यू हैड योर गिल्ट, क्योंकि आपने एफर्ट्स में कमी रखी थी, तो उस गिल्ट को आप हथियार भी बना सकते हैं पॉजिटिवली, कि अब यही करके दिखाना है। पहली क्लास में मुझे पूरी तरह बेइज्जत करके नहीं, बेइज्जती भी खराब करके, पाली कह के मुझे क्लास से निकाल दिया और कहा कि मेरी क्लास में मत आना। कारण क्या था? मैं अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता था, और वो दिन है कि मैंने वहां पे चैलेंज कर दिया कि तेरी क्लास छोड़, तेरे डिपार्टमेंट में टॉप करूंगा जब बदर आता। और उसके बाद मैं अंतर्ध्यान हो गया पूरे साल के लिए, और जब नतीजा आया तो सबसे पहले उस टीचर के मुंह के आगे लेके गया था, टॉप कराया। वहां मुझे ये पता लगा एक्चुअल में मैंने एफर्ट में कमी करी थी, मेरे पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैं कितना लंबा और कितना अच्छा जीऊंगा, ये तो एमएससी के रिजल्ट पे डिपेंड करी। तुरंत नौकरी मिल गई अच्छी और अच्छा काम चल गया। मैं 8वीं तक कितने डल रहता हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हम करते उल्टा है। 8वीं के बाद तो बच्चा हमारे काबू में रहता ही नहीं। जैसे ही बच्चा हमारे कंधे से ऊपर जाने लगता है, उसके बाद उसको ये पता होता है ये फिजिकली मेरे को ओवर पावर नहीं कर सकता, अब मैं मास्टर का डंडा पकड़ सकता हूं और न्यू खड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकता मास्टर, थोड़ी देर बिलबिला के रह जाएगा, उसमें फिजिकल पावर इतनी आ जाती है। तो हम सब मिलकर क्या करते हैं कि कमजोर स्थिति में दबाते हैं उसको, इतना कूट पीट लो। कोई मैडम ये बता रही थी, मेरा बेटा जी ट्यूशन पर जा है, तो मेरा होने वाले का बहुत है, उसी क्लास में मेरा पहली मैडम को फांसी खा लेनी चाहिए जिसका बच्चा पहली में ट्यूशन पे जाना है। क्यों खानी चाहिए? क्योंकि उसका कॉग्निटिव लोड बढ़ा रहा है वो सब कुछ।
ये ऐसी चीज है, बहुत सारे लोगों को आपने सीरियसली पढ़ते हुए देखा है क्या? मैं जैसे पढ़ता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरी साइट में, ब्लैंक दीवार चाहिए। मैं जब 100 दिन एक कमरे में बंद रह के मैं कुछ अध्ययन कर रहा था, तो मैंने दीवारों से ये जिस पे रिफ्लेक्शन भी पड़ता है, मैंने सब कुछ हटा के उसको कहा कि और कुछ नहीं है तो सफेद चादर ठोक दे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें घड़ी, इसमें एसी, इसमें पंखा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नीचे भी सफेद चादर, चारों तरफ सफेद चादर। कारण क्या होता है कि रंग, जो आप ये कह रहे थे ना कि इसको पहचाने कैसे, वो ट्रेट पे आऊंगा अभी आफ्टर लंच। ये कॉग्निटिव लोड किन किन चीजों से बढ़ता है? कलर से, साउंड से, स्मेल से, टच से। आपको जितने ज्यादा परसेप्शन रिसीव हो रहे हैं, और आपने काम क्या करना था? पढ़ना था। आपको कुछ और भी आपको प्राप्त हो रहे हैं, वो आपके कॉग्निटिव लोड को इंक्रीज कर रहे हैं, और आप उतना लोड ले नहीं सकते, इसलिए प्रोसेसिंग फिर से स्लो हो जाती है। इसलिए गहन अध्ययन के समय आपको एकांत और एकाग्रता की जरूरत होती है। बच्चे को भी होती है, लेकिन बच्चा तो हशल बशल में पढ़ता है। अपने बच्चों को आदत डालें कि आपको 3 घंटे नहीं पढ़ना है, आपको 45 मिनट पढ़ना है। जब आपका मन करे तब पढ़ना है, लेकिन पढ़ते वक्त आप सुनिश्चित करें कि उसके आसपास कोई और ऐसी चीज ना हो जो उनको एक्स्ट्रा सेंसरी इनपुट दे रही है। टीवी की आवाज, बड़ों की आवाज, चलने की आवाज, बाहर की आवाजें, कुछ ऐसा एक कोना उस बच्चे के लिए होना चाहिए जब वो ऑटोमेटिकली जो है यूज टू हो जाएगा। अब उसको जब पढ़ना होगा, उसको पता है कि याद यहां तो 15 मिनट में हो जाता है, सुधार करें घुसने के बाद, और जब बाहर होते हैं तो 1 घंटे में नहीं होता। लेकिन उसको जबरदस्ती उसमें नहीं डालना, जबरदस्ती नहीं डालना। उसको बस ये कह दो तू 3 घंटे के बजाय 45, बच्चे के लिए यही रिवार्ड बड़ा है। उसको पूरा दिन कहते हैं, उसका फायदा क्या है? इसलिए उसको ऐसा कोना, और भी बहुत सारी चीजें करेंगे, लंच के बाद बात करते हैं कि कैसे पहचाने कि वो बच्चा ओवरलोडेड है और उसके क्या इलाज करें। शायद ये आपके काम आ जाए, आपके बच्चों के काम आ जाए।